हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 6 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कीको फुजीमोरी को। कीको फुजीमोरी को पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। हाल ही में कंजर्वेटिव नेता कीको फुजीमोरी को पेरू की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रॉबर्टो सांचेज को बेहद करीबी मुकाबले में हराया। यह चौथी बार की राष्ट्रपति पद की उनकी दावेदारी थी, लेकिन उन्हें पहली बार सफलता मिली। कीको फुजीमोरी अंतरिम राष्ट्रपति जोसी मारिया बाल्काजार का स्थान लेंगी। वे 28 जुलाई 2026 को पेरू के स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। यह दिन पेरू के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन 1821 ईस्वी में पेरू ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा सोल है। पेरू लीमा सोल। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। इस स्वतंत्रता दिवस पेरू का मनाया जाता है 28 जुलाई को। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान योग्य झील जो है वह टिटिकाका झील है। यह पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील। आप लोगों से प्रश्न बताइएगा, रोटसी झील कहाँ स्थित है? रोटसी झील अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वतमाला है, जो पेरू से माना जाता है। पेरू से ही माना जाता है एंडीज नदी का उद्गम। विश्व का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिच्चू, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह पेरू में है, माचू पिच्चू। कीको फुजीमोरी की बात करें तो इनका पूरा नाम कीको सोफिया फुजीमोरी हिगुची है। इनके राजनीतिक दल का नाम फ्यूएर्जा पॉपुलर अर्थात पॉपुलर फोर्स, फ्यूएर्जा पॉपुलर इनके राजनीतिक दल का नाम है। वे पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एल्बर्टो फुजीमोरी की पुत्री हैं। 2026 का चुनाव जीतने से पहले वे 3 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा किस वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? एनबीए द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा बोरजुली वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। बोरजुली वेटलैंड असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। बीएचएस घोषित किया गया, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इस वेटलैंड की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि यहाँ ओराइजा रूफी पोगोन जंगली चावल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जंगली चावल वैज्ञानिक इसे आधुनिक धान का पूर्वज वाइल्ड एंसेस्टर मानते हैं। यह जंगली धान जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ तथा विभिन्न रोगों के प्रति अधिक सहनशील है। इसलिए यह क्लाइमेट रेजिलिएंट धान की नई किस्मों के विकास के लिए महत्वपूर्ण जीन स्रोत माना जाता है। बोरजुली वेटलैंड को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 37 के तहत यह दर्जा प्रदान किया गया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को धारा 37 के अंतर्गत इस मान्यता का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना एवं दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना है। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जिसमें अद्वितीय एवं समृद्ध जैव विविधता, दुर्लभ प्रजातियां या विशेष पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, वही बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में आते हैं। घोषित करने का प्रावधान है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। इससे संबंधित धारा 37 है। यह राज्य सरकार स्थानीय निकायों से परामर्श कर अधिसूचित करती है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का इसका वही गठन 2002 के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत की गई। इसका प्रमुख कार्य भारत की जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, जैव संसाधन से होने वाले लाभ को न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना एवं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के संरक्षण में सहयोग करना। असम की बात करें, असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। कामाख्या मंदिर जहां है, गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, जो कि नीलांचल पर्वत पर स्थित है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। असम का राजकीय पशु वन हॉर्न राइनोसोरस है, जिसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। काजीरंगा असम में ही है। राजकीय पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो होलोंग है। होलोंग यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड है। फॉक्सटेल ऑर्किड। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 23 नए जीआई टैग प्रदान किए गए हैं? 23। पश्चिम बंगाल को। इसके साथ ही कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या जो है पश्चिम बंगाल में 59 हो गई है, और यह पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की भौगोलिक पहचान, गुणवत्ता और मौलिकता को कानूनी संरक्षण मिलता है। नकली उत्पाद पर रोक लग जाती है, स्थानीय कारीगर और किसानों की आय बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों की मांग और प्रतिष्ठा बढ़ती है।
कुछ इसमें से जीआई टैग प्राप्त उत्पाद की बात करें, जैसे एचा संदेश, जलबोरा संदेश, मोनोहरा, शांति निकेतन बाटिक, बांग्ला नोलन गुड़, कृष्णानगर क्ले डॉल्स, कृष्णानगर का क्ले डॉल्स, बंगाल सिंगिंग बाउल। इसके अतिरिक्त कुल 23 और पारंपरिक खाद्य, हस्तशिल्प एवं अन्य उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई का पूरा नाम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या बौद्धिक संपदा अधिकार का एक प्रकार है। यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता को कानूनी पहचान प्रदान करता है। इसका पंजीकरण ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत किया जाता है। यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 ईस्वी से लागू हुआ। इसका जीआई का पंजीकरण चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी के तहत। अंतरराष्ट्रीय आधार की बात करें तो डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत जीआई को मान्यता प्राप्त है। पश्चिम बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण जीआई उत्पाद जैसे दार्जिलिंग का चाय, बालू चुरिक साड़ी, तांगाइल साड़ी, नक्ची कांधा, जयनगर का मुआ, गोविंदो भोग चावल, तुलाई पूंजी चावल, सुंदरबन का शहद, ये सब जो है टैग प्राप्त उत्पाद हैं। हाल ही में जारी एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 के दौरान भारत में कितनी नई एनिमल प्रजातियां दर्ज की गई है? एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार तो इसका सही उत्तर होगा 709 नई जीव की प्रजातियां दर्ज की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 तथा प्लांट डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 जारी की। एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 में 709 नई एनिमल प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। वहीं प्लांट डिस्कवरी रिपोर्ट 2025 में 353 नई वनस्पति प्रजातियां दर्ज की गई। 353 नई वनस्पति प्रजाति, वहीं 709 जीव प्रजाति। इन खोजों से स्पष्ट होता है कि भारत विश्व के मेगा डाइवर्स देशों में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। नई प्रजातियों की पहचान से वैज्ञानिक अनुसंधान, जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन एवं दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में सहायता मिलेगी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में होती है। हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। यह भारत की जीव जंतु और फौना का सर्वेक्षण करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों का अध्ययन करना, जैव विविधता संरक्षण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान करना इसका कार्य है। वहीं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1890 में हुई। कलकत्ता पश्चिम बंगाल हेडक्वार्टर है। ये भी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव हैं। भारत विश्व के 17 मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है। विश्व के 17 मेगा डाइवर्स देशों में भारत में विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। 8% विश्व की जो जैव विविधता है वो भारत में पाई जाती है। फ्लोरा वनस्पति से संबंधित, फौना जीव जंतु से संबंधित। एनिमल डिस्कवरी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष खोजी गई नई जीव प्रजातियों का विवरण देती है, तो वहीं प्लांट डिस्कवरी रिपोर्ट वनस्पति प्रजातियों का वार्षिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है। हाल ही में विश्व का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बरगद किस राज्य में स्थित पाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार राज्य में मुंगेर में वैज्ञानिकों के अनुसार इस बरगद की अनुमानित आयु लगभग 700 वर्ष है। 700 वर्ष का बरगद है। इसकी आयु का निर्धारण आधुनिक रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के माध्यम से किया गया, जो जैविक पदार्थों की आयु ज्ञात करने की विश्वसनीय वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कार्बन 14 डेटिंग। यह उपलब्धि केवल बिहार ही नहीं बल्कि भारत की प्राकृतिक एवं जैविक विरासत, नेचुरल हेरिटेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इतने पुराने जीवित वृक्ष जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनुसंधानों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। भारत की समृद्ध जैव विविधता एवं प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करती है। रेडियो कार्बन डेटिंग, इस तकनीक का उपयोग जैविक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्बन 14 समस्थानिक की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इसका उपयोग आर्कियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी एवं भू विज्ञान पर्यावरणीय अनुसंधान में व्यापक रूप से किया जाता है। कार्बन 14 का यह तकनीक लगभग 50,000 से 60,000 वर्ष पुराने जैविक अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने में उपयोगी है। कार्बन 14 डेटिंग। बरगद की बात करें, बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। मोरेसी कुल का आता है। यह मोरेसी कुल का पौधा है। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। इसकी विशेषता इसकी हवाई एरियल रूट्स है, जो समय के साथ नए तनों का रूप ले लेती है और यह अत्यधिक दीर्घायु, लॉन्ग लिव्ड वृक्ष से माना जाता है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। पीपल और बरगद दोनों मोरेसी कुल के सदस्य हैं। पीपल की बात करें तो पीपल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस रिलीजियोसा, वहीं बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस।
कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग पुरातात्विक अवशेषों, प्राचीन लकड़ी, हड्डियों एवं अन्य जैविक नमूनों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इरेडा के सीएमडी अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा विजय कुमार मोहंती। विजय कुमार मोहंती को इरेडा के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है विजय कुमार मोहंती को। इससे पहले इस स्थान पर प्रदीप कुमार दास थे। यह भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम है इरीडा। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। भारत द्वारा वर्ष 2070 ईस्वी तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किए जाने के बाद इरेडा की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। IREDA इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है, जिसके मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। इरेडा भारत में रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग की प्रमुख संस्था है। यह IREDA का संबंध MNRE से है, न कि ऊर्जा मंत्रालय से। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड सही उत्तर होगा सुनील भारती मित्तल को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा यह सम्मान उन्हें भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक, डिजिटल तथा दूरसंचार संबंधों को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। सुनील भारती मित्तल ने दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके नेतृत्व में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। यह सम्मान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में निजी क्षेत्र के योगदान को भी रेखांकित करता है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बात करें तो यह 2017 में बना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। यह गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट संगठन है। USA की बात करें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। USA का राष्ट्रीय पशु अमेरिकन बिसॉन है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो बॉल्ड ईगल है। राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है और राष्ट्रीय वृक्ष ओक है। अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक फोरम जो है, यह भारत अमेरिका के बीच व्यापार एवं रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन है। यह मंच विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, डिफेंस, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर कार्य करता है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड उन व्यक्तियों को दिया था जिन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रग रूल्स 1945 में संशोधन कर किस प्रकार की उन्नत चिकित्सा के लिए CLAA से लाइसेंस अनिवार्य किया है? होगा सेल थेरापी, जीन थेरापी एंड जेनोग्राफ्ट के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है। भारत सरकार ने ड्रग रूल्स 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सेल थेरापी, जीन थेरापी एवं जेनोग्राफ्ट जैसी एडवांस्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स ATPs के निर्माण एवं उपयोग के लिए सेंट्रली लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी CLAA से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। CLAA से सेंट्रली लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश भर में इन अत्याधुनिक उपचारों के लिए एक समान नियामक व्यवस्था यूनिफॉर्म रेगुलेशन लागू करना है। उपचार की गुणवत्ता, क्वालिटी, सुरक्षा एवं प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना है। सेल एवं जीन थेरापी का उपयोग कैंसर, अनुवांशिक रोग और कुछ दुर्लभ बीमारियों के उपचार में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इन उपचारों के निर्माण, परीक्षण और उपयोग के लिए मजबूत नियामक व्यवस्था आवश्यक मानी जाती है। इसमें CLAA की बात करें तो यह सेंट्रली लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी है। यह भारत में कुछ विशेष श्रेणी की दवाएं एवं जैविक उत्पादों के लाइसेंस को स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था है, केंद्रीय प्राधिकरण है। इसका उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, सुरक्षा और प्रभावशीलता बनाए रखना, पूरे देश में एक समान नियामक व्यवस्था लागू करना। ड्रग रूल्स 1945 की बात करें तो यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत आया। यह लागू हुआ 1945 ईस्वी में। 1945 में इसका उद्देश्य दवाओं एवं कॉस्मेटिक्स के निर्माण, आयात, बिक्री एवं वितरण का नियमन करना, सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। जेनोग्राफ्ट क्या होता है? जेनो मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, भिन्न प्रजाति। इसमें एक प्रजाति के ऊतक या
ऑर्गेन को दूसरी प्रजाति में प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट किया जाता है, जेनोग्राफ्ट वही होता है। इसका उद्देश्य अंगों की कमी, ऑर्गन शॉर्टेज की समस्या का समाधान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विज्ञान आधारित बाघ पुनर्वास टाइगर रिकवरी के लिए कितने संभावित प्राप्तकर्ता स्थलों की पहचान की है, पोटेंशियल रेसिपिएंट साइट्स की पहचान की है? तो इसका सही उत्तर होगा 25। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत देश के 58 बाघ अभ्यारण्यों में से 25 पोटेंशियल रेसिपिएंट साइट्स संभावित प्राप्तकर्ता स्थलों की पहचान की है। 58 बाघ अभ्यारण्य भारत में। इन स्थलों पर विज्ञान आधारित रिकवरी तथा चरणबद्ध बाघ पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उन बाघ अभ्यारण्यों में फिर से स्वस्थ बाघ आबादी को स्थापित करना जहां वर्तमान में बाघों की संख्या शून्य हो गई है या फिर अत्यंत कम है। बाघ छोड़ देना ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके आवास, शिकार प्रजातियों, मानव दबाव, सुरक्षा व्यवस्था और पारिस्थितिकी का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा इसमें। इसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से बाघों का स्थानांतरण किया जाएगा। प्रमुख संभावित प्राप्तकर्ता स्थल जो होंगे तो उसमें सतकोशिया टाइगर रिजर्व हो सकता है, कंवल टाइगर रिजर्व, दम्फा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। इस पहल का उद्देश्य भारत में बाघों का संतुलित वितरण, आनुवंशिक विविधता बनाए रखना तथा खाली पड़े उपयुक्त आवास को पुनर्जीवित करना है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को हुई। प्रारंभ में बाघ अभ्यारण्य 9 थे, अभी वर्तमान में 58 बाघ अभ्यारण्य हैं। इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण, शिकारों पर रोक करना, प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। 1972 की पहली अखिल भारतीय बाघ गणना ने देश में बाघों की संख्या घटकर 1827 रह गई थी। इसके बाद बाघों के विलुप्त होने से बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें, एनटीसीए, तो इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई एनटीसीए की। इसे वैधानिक दर्जा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2006 के संशोधन के बाद मिली, वैधानिक दर्जा मिली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। 2006 में संशोधन हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। भारत में बाघ संरक्षण, विश्व के लगभग 75% जंगली बाघों का घर भारत है। अखिल भारतीय बाघ आकलन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है 4 वर्ष में। नवीनतम आधारिक आकलन 2022 के अनुसार भारत में 3682 बाघ दर्ज किए गए हैं। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। यह उस समय हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जिम कॉर्बेट यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम 9 टाइगर रिजर्व में यह शामिल था, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यह वर्तमान में देश के सबसे सफल बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। यहाँ बाघों की संख्या सर्वाधिक है, बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। पुनर्वास से पहले हैबिटेट सुटेबिलिटी, प्रे डेंसिटी, ह्यूमन प्रेशर एवं जेनेटिक वायबिलिटी का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 किस ऐतिहासिक बौद्ध मठ को प्रदान किया गया है? यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025, तो इसका सही उत्तर होगा ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, जिसे ज्यावा बही भी कहते हैं, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार। यह नेपाल की काठमांडू घाटी के ललितपुर पाटन में स्थित है। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार यह 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक मठ है। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2025 से सम्मानित किया गया है ज्यावा बही को। यह सम्मान मठ के पारंपरिक निर्माण तकनीकों और आधुनिक वैज्ञानिक संरक्षण के उत्कृष्ट समन्वय के लिए दिया गया है। 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में यह ऐतिहासिक महाविहार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद इसका पुनर्स्थापन भारत सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया। पुनर्निर्माण के दौरान केवल भवन की मरम्मत नहीं, बल्कि उसकी मूल स्थापत्य शैली, लकड़ी की नक्काशी, ईंटों की संरचना और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा गया। यही कारण है कि यूनेस्को ने इस परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण माना। भारत और नेपाल के बीच यह सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी तथा साझा बौद्ध विरासत के संरक्षण में सहयोग का प्रतीक है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन को देखें तो इसे यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक धरोहर के उत्कृष्ट संरक्षण कार्यों को सम्मानित करना, पारंपरिक तकनीक और आधुनिक संरक्षण विज्ञान को बढ़ावा देना। इससे स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को ही मुख्यालय पेरिस में है।
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ज्येष्ठ वर्ण महाबिहार को स्थानीय भाषा में ज्यावा वही कहा जाता है। ज्यावा वही कहा जाता है। यह नेवार बौद्ध स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेवार बौद्ध स्थापत्य शैली का पुनर्स्थापन में पारंपरिक शिल्पकार और संरक्षण विशेषज्ञों ने मिलकर कार्य किया ताकि मूल वास्तुकला और ऐतिहासिक स्वरूप सुरक्षित रहे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिला में संकटग्रस्त हिमालयी रे फिंड मछली के संरक्षण हेतु सामुदायिक अभियान या किस स्थानीय कबीले ने शुरू किया सामुदायिक अभियान? तो इसका सही उत्तर होगा सांगोन समुदाय ने शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में वेसी गांव के सांगोन कबीले ने जो संकटग्रस्त हिमालयी रे फिंड मछली है ना, जिसे सीजोथोरैक्स पेल्जामी कहते हैं, इसका स्थानीय नाम नारसिंग है। इसके संरक्षण के लिए अनूठा सामुदायिक संरक्षण अभियान शुरू किया है। किसने किया है? सांगोन कबीले ने। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले के वेसी गांव में। कौन सी मछली? जिसका नाम है नारसिंग। इस अभियान के तहत समुदाय के सदस्यों ने 52 फिंगरलिंग छोटी मछलियों को लापाबुंग धारा से निकालकर रिचासो धारा में छोड़ा। लापाबुंग धारा से निकालकर रिचासो धारा में छोड़ा, जहां इस प्रजाति का प्राकृतिक रूप से अस्तित्व नहीं था। रिचासो धारा में ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस मछली को एक सुरक्षित नया आवास मिल सके और इसकी संख्या बढ़ाई जा सके। यह क्यों महत्वपूर्ण है? इस मछली की संख्या लगातार घट रही है। बड़ी शिकारी मछली महासीर इसके बच्चों फिंगरलिंग्स का शिकार करती है। इसके बच्चों को फिंगरलिंग्स कहा जा रहा है। अत्यधिक मत्स्य आवास का क्षरण और नदी पारिस्थितिकी बदलाव भी इसके लिए खतरा है। इस समुदाय ने रिचासो धारा में 5 वर्षों तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव रखा है। 5 वर्षों तक मछली नहीं पकड़ेगा रिचासो धारा में, ताकि जो नई आबादी इसमें डाली गई है इसे सुरक्षित रूप से विकसित की जा सके। पहल कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां स्थानीय समुदाय स्वयं जैव विविधता संरक्षण की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ईस्ट कामेंग जिला की बात करें तो यहाँ मुख्य जनजातियों में नीसी जनजाति है। यह क्षेत्र पूर्वी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता के लिए फेमस है। यहाँ अनेक दुर्लभ मछली, पक्षी एवं वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती है। बिहार के 15 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण डेब्यूट कर लिया और इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 15 वर्ष 99 दिन की आयु में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर लिया। वे भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। किसी भी फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट, T20, वनडे, किसी भी फॉर्मेट में। इनसे पहले शेफाली वर्मा महिला क्रिकेटर, इन्होंने 15 वर्ष 239 दिनों में डेब्यूट किया था। वहीं सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष 205 दिन में डेब्यू किए थे और इन दोनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 15 वर्ष 99 दिन की आयु में डेब्यूट करके। तो चलिए बताइए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें